नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। अर्थशास्त्रियों के साथ गणित बैठा रहे पीएम नरेंद्र मोदी। बैठक जारी है। पीएम मोदी का बजट पर अर्थशास्त्रियों से मंथन जारी है। पीएम मोदी के साथ बैठक में कई खास लोग मौजूद हैं। 23 जुलाई को लोकसभा में निर्मला सीतारमण बजट पेश करने वाली है। बजट को लेकर अहम मानी जा रही है ये बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बजट को लेकर अर्थशास्त्रियों के साथ बैठक शुरू हो गई है। 23 जुलाई को बजट पेश होना है। इसके पहले देश के बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों के साथ पीएम मोदी बैठक कर रहे हैं। इस बैठक में कई खास लोग पीएम मोदी के साथ मौजूद हैं। तो बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, अर्थशास्त्रियों के साथ पीएम नरेंद्र मोदी की बैठक, और इस बैठक के दौरान महामंथन चल रहा है। तो अर्थशास्त्रियों के साथ पीएम नरेंद्र मोदी बैठक कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं। तो देखिए, आर्थिक सुधार की रफ्तार तेज होने वाली है और इसी के साथ तीसरे कार्यकाल का पहला आम बजट होगा। मध्य और निम्न मध्य वर्ग को बड़ी राहत मिलने की संभावना जताई जा रही है। इसके अलावा विकास दर बढ़ाने और रोजगार के अवसर बढ़ाने की बात इस बैठक के दौरान निकल करके सामने आ सकती है। इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र की अगर बात की जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में विशेष प्रयास की जरूरत है। गरीब हो या मध्य हो या निम्न मध्य वर्ग हो, इसको बड़ी राहत की तैयारी सरकार की तरफ से की जा रही है। इसके अलावा गरीब वर्ग के सशक्तिकरण के लिए भी नई योजनाएं निर्मला सीतारमण की तरफ से इनिशिएट की जा सकती हैं। प्रधानमंत्री की बैठक खुद हो रही है अर्थशास्त्रियों के साथ में। तो 23 जुलाई को लोकसभा में बजट पेश होना है। उसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के तमाम जाने माने अर्थशास्त्रियों के साथ बैठक कर रहे हैं। उनसे विचार विमर्श कर रहे हैं कि आखिरकार किस वर्ग को कितनी रियायत और कितनी सहूलियत देने की मौजूदा समय में जरूरत है। अर्थशास्त्रियों के साथ पीएम नरेंद्र मोदी की बैठक। तो पीएम नरेंद्र मोदी का बजट पर अर्थशास्त्रियों से मंथन जारी है और इस बीच माना यह जा रहा है कि निम्न वर्ग हो, मध्य वर्ग हो या उच्च मध्य वर्ग हो, इन सभी को राहत मिल सकती है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग हर पहलू पर विचार करना चाहते हैं ताकि तीसरे कार्यकाल का ये जो पहला बजट है, इस बजट के आने के बाद लोगों को थोड़ी सी राहत जरूर महसूस हो। इस बात की कोशिश केंद्र सरकार की तरफ से की जा रही है। चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए पीयूष शुक्ला जुड़ गए हमारे साथ में। पीयूष, तीसरे कार्यकाल का पहला आम बजट और ऐसे में बड़ी तैयारी है, फिर चाहे वो निम्न वर्ग हो, मध्य वर्ग हो या फिर उच्च मध्य वर्ग हो, सभी को एक तरीके से राहत रियायत देने की कोशिश सरकार की तरफ से की जा सकती है।
बिल्कुल इस बजट को इस तरह से बनाया जा रहा है ताकि हर वर्ग को कहीं ना कहीं इस बजट के जरिए एक राहत दी जाए, और दूसरा ये कि अपनी इकोनॉमी का डेवलपमेंट और देश का डेवलपमेंट कैसे हो उसका आधार इस बजट के जरिए तय किया जा सके। और सबसे बड़ी बात है कि ये बजट जो है वो ऐतिहासिक बजट इसलिए होगा क्योंकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बतौर वित्त मंत्री इस बजट को जब पेश करेंगी तो अपने आप में इतिहास हो जाएगा, क्योंकि सबसे अधिक टर्म से एक महिला के तौर पर, वित्त मंत्री के तौर पर बजट पेश करने वाली वित्त मंत्री वो बन जाएंगी, और ये एक इतिहास में जरूर स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज होगा। इसलिए इस बार के बजट को ऐतिहासिक बनाने की पूरी कोशिश है। प्रधानमंत्री जैसे ही आज सुबह पहुंचे उसके बाद उन्होंने तय कर लिया था देर रात में ही कि वो अर्थशास्त्रियों के साथ नीति आयोग की एक बड़ी बैठक करेंगे, और कहीं ना कहीं इस बैठक में बजट के तमाम एजेंडों पर चर्चा होगी, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसी बैठक को आहूत कर उस बैठक को ले रहे हैं। और उस बैठक में खुद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, नीति आयोग के सदस्यों के साथ देश भर के अर्थशास्त्री मौजूद हैं, और इस बार का बजट कैसा हो, किस तरह से उस बजट का एजेंडा सेट किया जाए, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा हो रही है। पूजा, बिल्कुल, अगर पीयूष पिछली बार के बजट की बात की जाए तो उस दौरान टैक्स स्लैब में बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं किए गए थे, और इस बार आम बजट को लेकर के जो तमाम टैक्स पेयर्स हैं उनकी अपेक्षा है कि टैक्स स्लैब में थोड़े से चेंजेस जरूर नजर आने वाले हैं। बिल्कुल, आयकरदाताओं की ये अपेक्षा हमेशा रहती है बजट में कि थोड़ा बहुत राहत जो है वो सरकार बनाएगी उनके लिए, क्योंकि टैक्स स्लैब्स जो हैं उसको आगे बढ़ा सकती है। और इस बार के बजट में आयकरदाताओं ने ये सोच रखा है, इस बार का बजट जो है वो बहुत ही अनुकूल होगा आयकरदाताओं के लिए। कहीं ना कहीं कुछ तो सुविधा सरकार की तरफ से मिलेगी, और यही वजह है कि इस बार के बजट पर सभी की निगाहें लगी हुई हैं, चाहे वो मध्यम आय वर्ग का व्यक्ति हो, चाहे उच्च आय वर्ग का व्यक्ति हो, या फिर नौकरीशुदा टैक्स पेयर्स हो, या फिर तमाम ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले किसान हों, उनकी भी अपेक्षा इस बार के बजट से है। और साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर उद्योग से जुड़े हुए लोग, चाहे सड़क परिवहन हो या फिर आवासीय व्यवस्थाओं से जुड़े उद्योग हो, उन तमाम उद्योगों को भी इस बार के बजट में काफी सब्सिडी मिलने की राहत जरूर हो सकती है, और इसी बाबत इस बजट पर सभी की निगाहें हैं। बिल्कुल पीयूष, देखिए बीते दिनों जिस तरीके से लगातार सरकार को पेंशन बहाली को लेकर के घेरा गया, अब माना ये जा रहा है कि इस बजट में पुरानी पेंशन बहाली पर सरकार विचार कर सकती है, लेकिन 50% अग्रीमेंट के साथ में आएगी इस बार। और ये अगर बहाली होती है तो अपने आप में जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं उनके लिए ये बड़ा तोहफा होगा। बिल्कुल, अगर ये बहाली होती है तो निश्चित तौर पर सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा तोहफा होगा, और खास तौर पर जो कर्मचारी रिटायर हो चुके हैं और इस पेंशन स्कीम में नहीं आ पाए थे उनके लिए भी एक बड़ा तोहफा होगा, क्योंकि तमाम ऐसे कर्मचारी थे। लेकिन अब सबसे बड़ी बात है पूजा कि इस बार ये अगर पेंशन स्कीम लागू करते हैं तो निश्चित तौर पर इसका इम्पैक्ट आने वाले दिनों में जो राज्यों के विधानसभा चुनाव हैं वहां पर जरूर दिखाई देगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया पीयूष हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, इस समय जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनकी जो सबसे बड़ी समस्या वो ये है कि पेंशन बहाली की वो लगातार डिमांड कर रहे हैं, और मौजूदा समय में जिस तरीके से सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है कि गवर्नमेंट 50% यानी कि जो अगर पिछली पेंशन दरों के दौरान आप रिटायर होते तो आपको जितना पूरी पेंशन मिलती उसकी हाफ पेंशन पर अग्री कर सकती है, और ये अपने आप में एक बड़ा अनाउंसमेंट हो सकता है। खबरों में आगे हैं। नीट यूजी मामले पर टल गई है सुनवाई, आज होनी थी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, बुधवार को मामले में अगली सुनवाई होगी। सीबीआई ने बंद लिफाफे में रिपोर्ट दाखिल की है। पेपर लीक पर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है रिपोर्ट। स्थानीय स्तर पर नेट पेपर लीक हुआ है, ये कहा है सीबीआई ने कि नीट पेपर लीक का जो मामला है वो स्थानीय स्तर से जुड़ा हुआ है। नीट यूजी परीक्षा में हुई गड़बड़ियों के चलते एग्जाम रद्द करते हुए दोबारा कराने वाली कई याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार तक सुनवाई टाल दी है। अब अगली सुनवाई 18 जुलाई 2024 को होगी, और इस बीच एनटीए और सरकार साथ में सीबीआई ने यह माना है कि पेपर लीक हुआ है, लिहाजा 18 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट बड़ा फैसला भी सुना सकती है। तो वहीं रिपोर्ट के मुताबिक सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट अदालत को सौंपी है, जिसमें कहा गया है कि नीट का पेपर बड़े पैमाने पर लीक नहीं हुआ है, यह सिर्फ स्थानीय स्तर पर लीक हुआ है।
तो इस बीच ये भी समझते चलिए कि नीट पेपर लीक मामले में अब तक हुआ क्या क्या है। जी हां, नीट पेपर लीक पर आज सुनवाई थी, लेकिन ये टल चुकी है। नीट मामले में अब 18 जुलाई को अगली सुनवाई होने वाली है। देश की शीर्ष अदालत यानी कि सर्वोच्च अदालत में याचिका दायर की गई है, जिस पर 5 मई को हुई परीक्षा में धांधली का आरोप लगाया गया है, जिसमें कहा गया है कि कई जगहों पर पेपर लीक भी हुए हैं, जिससे परीक्षा की शुचिता पर सवाल खड़े होते हैं। हालांकि एनटीए ने पेपर लीक से इनकार किया और इसके बाद गवर्नमेंट ने भी पेपर लीक से इनकार किया। सीबीआई ने पेपर लीक की जांच रिपोर्ट को सील बंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट के अधीन कर दिया है, उनको सौंप दिया है। एनटीए ने पटना में किसी भी तरह के पेपर लीक की घटना को नकारा है। अभी तक पेपर लीक के सीधे आरोप पटना और झारखंड के सेंटर्स पर लगे थे। एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट में दायर अपने हलफनामे में इससे इनकार किया। तो वहीं एनटीए ने कहा कि 81 उम्मीदवारों को के रोके गए नीट रिजल्ट ये इस बात का प्रमाण है कि बहुत छोटे स्तर पर गड़बड़ी हुई है। पेपर लीक मामले में सीबीआई ने 6 एफआईआर दर्ज की। तो वहीं दूसरी तरफ नीट पेपर लीक के खिलाफ दायर याचिकाओं को लिस्ट किया गया है। अब तक 11 लोगों की गिरफ्तारी इस पूरे मामले में हुई है। तो वहीं दूसरी तरफ 8 लोगों की गिरफ्तारी जिसमें बिहार से की गई है। इसके अलावा अगर आप समझेंगे, गिरफ्तारी बिहार से हुई, महाराष्ट्र के लातूर और गुजरात के गोधरा में कथित हेराफेरी के सिलसिले में एक गिरफ्तारी हुई है। तो वहीं देहरादून से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। नीट एग्जाम में गड़बड़ी के सबूत नहीं मिले हैं, ये कहना किसका है? ये कहना है सरकार का। लगातार सरकार की तरफ से और एनटीए की तरफ से कहा जा रहा है कि पेपर लीक नहीं हुआ है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री से नीट परीक्षार्थी मिले हैं। नीट परीक्षा को लेकर के चर्चा हुई। शिक्षा मंत्री के आवास पर यह मुलाकात हुई थी। तो आपको बड़ी अपडेट बता रहे हैं, नीट परीक्षा को लेकर के विस्तार से चर्चा हुई है। शिक्षा मंत्री के आवास पर यह मुलाकात हुई, बात हुई, जिसमें केंद्रीय शिक्षा मंत्री से नीट परीक्षार्थियों ने मुलाकात करी है और संवाद करते हुए अपना पक्ष भी रखा है। तो चलिए बड़ी अपडेट आपको बताते हैं। दिल्ली में विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की है। स्वास्थ्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल भी इस कार्यक्रम में मौजूद रही हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और स्वास्थ्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम की अध्यक्षता की है। तो देखिए, ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं इस वक्त की जेपी नड्डा और अनुप्रिया पटेल, जो कि केंद्रीय राज्य स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो भी इस कार्यक्रम में मौजूद रही हैं और कार्यक्रम के दौरान उन्होंने अपने विचार साझा किए हैं। कार्यक्रम का आयोजन हालांकि दिल्ली में किया गया था, जिसमें केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और अनुप्रिया पटेल दोनों ही शामिल हुए हैं। एंड नाउ शायद नंबर जो है वो 360 डिस्ट्रिक्ट तक पहुंचा है। बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, असम, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये स्टेट्स हम लोगों ने लिए थे। अभी भी मैं एक बात कहूंगा कि हम अपनी स्ट्रैटेजी को रीडिजाइन करें और रीडिजाइन करने में जो हमारे को फैमिली सर्वे आया है, उस फैमिली सर्वे के अनुसार हम देखें कि अब कौन से हाई पॉपुलेशन वाले डिस्ट्रिक्ट्स रह गए और उस तरीके से हम उसको कैसे और अच्छा कर सकते हैं, इसको करने की आवश्यकता है। लेकिन हमको दोनों एस्पेक्ट्स पर वर्क करना पड़ेगा। वो एस्पेक्ट ये है कि जहां हमारा TFR 3 था
जिसको हम आज 2.4 से लेकर के 2.1, 2.0 से नीचे भी लाए हैं, वहां उसको मेंटेन करना है और मेंटेन करने के साथ साथ जो रह गए हैं उस पर हमको फोकस करना है। ये मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि उस समय मंत्रालय को लग रहा था कि मैं क्या एक्सरसाइज करा रहा हूं, डिस्ट्रिक्ट्स निकाल रहा हूं, क्या है, अब तो सब जगह करते हैं, पर आज उसका हमको फायदा ये मिल रहा है कि बिकॉज वी हैड फोकस्ड ऑन दोज डिस्ट्रिक्ट्स, टुडे द स्टेट TFR हैज कम डाउन एंड द नेशनल TFR हैज कम डाउन। तो वी हैव टू आइडेंटिफाई मर्ज कहां है और उस मर्ज का इलाज क्या है। और उसी तरीके से आप लोगों ने जो नए नए कार्यक्रम भी इसी में मिशन परिवार विकास मिशन में जो आप लोगों ने शुरू किया, जैसे आपने नई पहल किट्स को आपने बढ़ावा दिया, उसी तरीके से सारथी वाहन को आपने सहारा दिया। स्टेट्स का मैं धन्यवादी हूं कि आपने सास बहू सम्मेलन में सास पति बहू सम्मेलन भी जोड़ दिया और आपने सास बेटा बहू जोड़ दिया। ये अच्छी बात है कि आपने एक बहुत बड़े स्टेक होल्डर को आपने जोड़ा है, तो उसके कारण भी प्रोग्राम में सफलता मिली है और आप आउटरीच प्रोग्राम में भी गए। दूसरी तरफ बाढ़ को लेकर के सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा एक्शन देखने को मिला। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ पीड़ितों से भी मुलाकात की है। तो बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया है। सीएम ने बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात भी की है। बाढ़ को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ का एक्शन देखने को मिला। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा उन्होंने किया है। और 7 जुलाई को अचानक नेपाल के अंदर और उत्तराखंड के अंदर भारी बरसात के कारण जल प्लावन की सी एक स्थिति पैदा हुई। पहली बार जुलाई प्रथम सप्ताह में बाढ़ देखने को मिली। अक्सर इस क्षेत्र में बाढ़ और राप्ती नदी में और सरयू जी में बाढ़ अगस्त के अंत तक या सितंबर तक देखने को मिलती थी। इस बार ये बाढ़ पहली बार जुलाई प्रथम सप्ताह में देखने को मिलते हैं और स्वाभाविक रूप से इससे न केवल तैयारियां प्रभावित हुई बल्कि लोग भी जो नदी के किनारे रहते हैं उन लोगों के सामने भी तमाम संकट खड़े हो गए। दूसरी तरफ भ्रष्टाचार के खिलाफ सीएम योगी आदित्यनाथ का एक्शन देखने को मिला। फिरोजाबाद के सिरसागंज में बड़ी कार्रवाई अमल में लाई है। अवैध तरीके से जमीन हड़पने का मामले में 5 अधिकारी और कर्मचारी निलंबित हुए हैं। उप जिलाधिकारी नायब तहसीलदार के खिलाफ कार्रवाई भी की गई है। मामले में 5 अधिकारी और कर्मचारी निलंबित। फिरोजाबाद के सिरसागंज में अवैध जमीन कब्जे का ये पूरा मामला था। जिस पर कार्रवाई करते हुए अधिकारियों का निलंबन किया गया है। 5 अधिकारी और कर्मचारी निलंबित हुए हैं। अगली अपडेट आपके साथ में साझा कर दें। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का बयान सामने आया। केजरीवाल ने दिल्ली में अराजकता फैलाई है। दिल्ली में पानी की व्यवस्था नहीं कर पाए। शराब घोटाले में शामिल रही है कांग्रेस। अश्विनी वैष्णव ने अरविंद केजरीवाल पर बयान दिया। उन्होंने कहा अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में अराजकता फैलाई है, उससे लोग प्रभावित हैं। वो दिल्ली के लिए पानी की व्यवस्था नहीं कर पाए। उन्होंने शराब घोटाले में कांग्रेस के शामिल होने की बात भी कही है। जिस तरह से आम आदमी पार्टी और श्री अरविंद केजरीवाल जी ने अराजकता फैलाई है, अपनी बेईमानी के कारण
आज दिल्ली का हर निवासी उससे त्रस्त है। कई तरह के बड़े बड़े वादे किए, दिल्ली को साफ करेंगे, कचरे का ढेर बंद कर देंगे, हटा देंगे, कोई भी वादे पे खरे नहीं उतरे। दिल्ली वासियों को पानी की व्यवस्था कर नहीं पाए, शराब के ऊपर उनका फोकस रहा हमेशा। ईडी ने चार्जशीट किया है, सारे के सारे विषयों पे फैक्ट के साथ, डेटा के साथ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है। जो अरविंद केजरीवाल बार बार बोल रहे थे कि कोई एविडेंस नहीं है, आज सारी एविडेंस कोर्ट के सामने प्रस्तुत की गई है। दिल्ली के निवासियों को तय करना है कि दिल्ली को एक वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने के लिए, एक अच्छी सुविधाओं वाली सिटी बनाने के लिए, शहर बनाने के लिए, एक जो कैपिटल का जिस तरह की फैसिलिटीज चाहिए, क्या उसके लिए अरविंद केजरीवाल उपयुक्त है? क्या कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का ठगबंधन उपयुक्त है? ये हर दिल्ली वासी को सोचना है। तो चलिए बड़े अपडेट आपको बता दें, उत्तरी दिल्ली का हाल समझ लीजिए। मुनक नहर का बैराज टूट गया है। बैराज टूटने की वजह से बवाना के जे कॉलोनी में पानी ही पानी हर तरफ देखने को मिल रहा है। तस्वीरें देख करके आपको ये लग सकता है कि हर घर ने अपना प्राइवेट स्विमिंग पूल इख्तियार कर लिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सरकार की मेहरबानी है, ये प्रशासन की मेहरबानी की वजह से हुआ है कि सड़कें पानी पानी दिल्ली में हो गई हैं। भले ही दिल्ली के अंदर पीने के पानी का अकाल पड़ा हो, लेकिन फिलहाल घर के बाहर प्रशासन की मेहरबानी से इस तरीके के हालात जरूर देखने को मिल रहे हैं। नालियां चौक हैं, नालों में पानी जाने की, निकलने की जगह नहीं, तो पानी जाएगा कहां? पानी इकट्ठा होगा सड़कों पर। और बवाना की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बवाना में बैराज टूटने से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। ये इलाका रिहायशी है जहां पर पानी दाखिल हो गया है। मुनक नहर का जायजा लेने के लिए आतिशी पहुंची हुई थी। उत्तरी दिल्ली की मुनक नहर का बैराज टूटने की वजह से बवाना के जे कॉलोनी में इस तरीके के हालात देखने को मिल रहे हैं। जे कॉलोनी जलमग्न हो गई है, पानी रिहायशी इलाकों में दाखिल हो गया है। बैराज टूटने की वजह से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके बाद जल मंत्री आतिशी खुद ग्राउंड पर उतरी हैं और ग्राउंड पर उतरकर उन्होंने जायजा भी लिया है। हम बवाना का जो एंट्री पॉइंट है मुनक कैनाल का, उसमें खड़े हैं और यहाँ पर कल रात को 12 बजे और 2 बजे के बीच में जो आप देख सकते हैं पीछे यहाँ पे एम्बैंकमेंट का कुछ हिस्सा ब्रीच हुआ है और जो पानी मुनक कैनाल में आ रहा था, CLC है, ये एक सब ब्रांच है करियर लाइन चैनल, वो पानी एम्बैंकमेंट टूटने की वजह से बगल के इलाकों में गया है। ये जो कनाल है ये हरियाणा इरिगेशन डिपार्टमेंट मेंटेन करती है। हरियाणा इरिगेशन डिपार्टमेंट की पूरी टीम यहाँ पे मौजूद है, दिल्ली जल बोर्ड की पूरी टीम यहाँ पे मौजूद है और जैसा कि आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी यहाँ पे रिपेयर का काम शुरू हो गया है। एक तरफ हमने बंद करके पानी का फ्लो रोक दिया है, दूसरी तरफ भी ये पानी के फ्लो को रोका जाएगा और आने वाले कुछ घंटे में जो एम्बैंकमेंट टूटी है उसको शाम तक रिपेयर कर दिया जाएगा। तो बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, कठुआ में हमले के बाद सुरक्षा एजेंसियों की बड़ी बैठक हुई है। जम्मू कश्मीर और पंजाब के डीजीपी इस बैठक का हिस्सा हुए हैं, शामिल हुए हैं। बीएसएफ के स्पेशल महानिदेशक बैठक में मौजूद हैं। सीमा पार से घुसपैठ रोकने पर मंथन चल रहा है। बैठक में सीमा पर चौकसी बढ़ाने पर चर्चा की जा रही है। जम्मू की अगर बात करें तो लगातार हो रही आतंकवादी हमलों के बीच कठुआ में सुरक्षा बलों की बड़ी बैठक हुई। इस बैठक में जम्मू कश्मीर के डीजीपी, पंजाब के डीजीपी, बीएसएफ के स्पेशल डीजीपी समेत कई आला अधिकारी शामिल हुए हैं। जानकारी के मुताबिक इस बैठक में आतंकवाद से लेकर सीमा से घुसपैठ और आतंकियों के खात्मे पर भी बात हो सकती है। तो इस बुलेटिन में खबरों का सफर यहीं तक। बुलेटिन के उस पार ताज़ा अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया, क्योंकि हम हैं राष्ट्र की आवाज़।